सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। तो टेट्रा हैलाइड्स में हम पढ़ने वाले हैं CCl4 के बारे में, जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेट्रा क्लोराइड, सो इसकी एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि है फ्रॉम CCH4। और CCH4 की हमने पहले भी देखी है कि कैसे हम CCH4 से कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हैं। तो और एक बार हम देखते हैं। सो CCH4 when treated with excess of Cl2 in the presence of sunlight, then it gives CCl4. सो फ्रेंड्स, अब हमने पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड देखी। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, इट डज नॉट गिव मेनी रिएक्शंस, इट गिव्स ओनली वन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो विथ फिनॉल। सो अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। सो व्हेन कार्बन टेट्रा क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनॉल, दैट इज C6H5OH plus CCl4 in the presence of KOH, it gives salicylic acid। और salicylic acid का फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। और इसे कहते हैं हम salicylic acid। सो फ्रेंड्स, इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डायपोल मूवमेंट। और इसमें हमें तीन कंपाउंड्स दिए हैं। एक है CCl3 क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2 एंड CCl4 विच इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो अब हमें इन्हें इंक्रीजिंग डायपोल मूवमेंट के फॉर्म में अरेंज करना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। सो पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले हमें पूरे तीनों कंपाउंड के पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। CHCl3 का स्ट्रक्चर, सो वो होता है फर्स्ट, सेकेंड C2H2Cl का स्ट्रक्चर, एंड थर्ड CCl4 का स्ट्रक्चर। नाउ वी नो दैट डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अब हम यहाँ पर कुछ वेक्टर्स लॉ से इनका डायपोल मोमेंट अप्रॉक्सीमेटली निकालने का ट्राई करेंगे। सो अगर हम CHCl3 में देखें तो ये दो Cl एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इधर और ये इधर, मतलब इन दो का रिजल्टेंट वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो डायपोल मोमेंट रहेगा सिर्फ इस Cl का। सो इसमें डायपोल मोमेंट सिर्फ इस Cl के वजह से हो रहा है। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर हमको डाउट आ रहा होगा कि अगर हम इस Cl को इधर लिख दें तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है वो सिस फॉर्म में ही रहता है, ये ट्रांस फॉर्म में नहीं होता है। सो इसलिए ये दो C एक ही साइड होंगे। सो मतलब इसका डायपोल मोमेंट एक Cl का इधर और एक Cl का इधर। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब एंड वी नो दैट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज जीरो। अब वो कैसे जीरो होता है वो हम देखते हैं। तो ये Cl इधर अपना माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और ये Cl इधर दिखाएगा, मतलब ये दो का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। और इधर देखें तो ये वाला Cl इधर माइनस आई इफेक्ट और ये वाला इधर माइनस आई इफेक्ट, मतलब इन दो का भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू जीरो हो जाएगा। और अब इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर सिर्फ इस Cl की वजह से ही डायपोल मूवमेंट आ रहा है और यहाँ पर दो Cl की वजह से डायपोल मूवमेंट आ रहा है, एक इसके लिए और एक इसकी वजह से। तो मतलब हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट देखने जाए तो वो होगा
second is greater than first is greater than third. It means that dipole moment of CH2Cl2 is greater than CHCl3 is greater than CCl4, or due to the symmetrical structure of CCl4, it does not give more reactions as well as it is most stable element as compared to chloroform which is CHCl3. So इसे पॉज कीजिए और इसकी इसका पूरा सॉल्यूशन लिखिए. पहले इसके सॉल्यूशन में पहले ये ऑर्डर लिख देना है, ये पूरा ऑर्डर, और फिर इसके एक्सप्लेनेशन में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर हमें इसे समझाना है कि कैसे CHCl2 का डायपोल मोमेंट CHCl3 से ज़्यादा होगा और उसका डायपोल मोमेंट CCl4 से ज़्यादा होगा. सो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए. फ्रेंड्स, हमें ये क्वेश्चन NCERT में क्वेश्चन नंबर 10.4 के फॉर्म में मिलेगा और NCERT एक्सरसाइज में. तो इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है और आप अपने वर्ड्स में मैंने जैसे समझाया है वैसे कॉपी कर लेना. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ सकता है, और वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन CCl4 एंड CHCl3 विच इज़ क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड. सो इसका डिफरेंस मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा. इसके टोटल 3 पॉइंट्स में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है. सो पहले हम यहाँ पर डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ही देख लेते हैं. सो CCl3, तो यहाँ पर देखें तो CHCl3 का डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, पहली बात तो यही है. सो डायपोल मोमेंट ऑफ CHCl3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे. तो अगर इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब CHCl3 एक पोलर मॉलिक्यूल है, और CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. सो पहला डिफरेंस यही आएगा कि CHCl3 इज पोलर मॉलिक्यूल, whereas CCl4 is a non-polar molecule. अब सेकेंड डिफरेंस में हम ये लिख सकते हैं कि अगर CCl4 एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक ये इसका स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो उसी के बेस पर CCl4 की रिएक्टिविटी CHCl3 से कम होगी. सो ये सेकेंड पॉइंट में हमें ऐड करना है कि द रिएक्टिविटी ऑफ CHCl3 इज़ मोर देन CCl4, और CCl4 के कॉलम में ऐसा लिखेंगे कि द रिएक्टिविटी ऑफ CCl4 इज लेस एज कंपेयर टू द रिएक्टिविटी ऑफ CHCl3. सो ये हमारा होगा सेकेंड पॉइंट. अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो हमने CHCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, तो वो हमें पता है कि वो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CHCl3 आर मच मोर देन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CCl4. सो ये भी एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3 इज मोर एज कंपेयर टू CCl4. एंड CCl4 वाले कॉलम में हम ऐसा लिखेंगे दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4 आर लेस एज कंपेयर टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3. तो ये पूरे 3 पॉइंट का डिफरेंस होगा. 3 पॉइंट, एक कॉलम बनाना है, इधर CHCl3 इधर CCl4, और तीनों डिफरेंस लिख देने हैं और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. सो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अपनी फेयर कॉपी में. फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अलाइल हैलाइड्स. सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अलाइल. सो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज़ प्रोप-1-इन. सो प्रोप-1-इन में ये मैंने 3 कार्बन्स को डिनोट कर दिया है A, B एंड C से. सो अगर अब हम देखें कि A पोजीशन पर कौन सा कार्बन है. सो अगर डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन हो तो उसे बोलते हैं अलाइल कार्बन. सो ये कार्बन अलाइल पोजीशन पर है. अब हम देखें तो B एंड C, सो डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, वो होते हैं विनाइल कार्बन. सो B एंड C आर एट विनाइल पोजीशन एंड हेंस दे आर नोन एज विनाइल कार्बन. सो अलाइल हैलाइड्स क्या होता है. अब हम अलाइल हैलाइड्स, ये टर्म से ही हमें पता चलता है दैट when any halogen is directly attached to the allyl carbon then it is known as allyl halides. so ये हमारा है allyl halide, इसे हम कहेंगे allyl halide. so allyl halide की डेफिनेशन ये है that when a halogen group is directly attached
to the allyl carbon, then such a compound is known as allyl halide. So इस डेफिनेशन को आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए और इस स्ट्रक्चर को भी अपनी फेयर कॉपी में कॉपी या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अलाइल हैलाइड। सो अलाइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, सो इसमें हम देखने वाले हैं दैट व्हेन साइक्लोहेक्सीन मैं थोड़ी फिगर बड़ी बना देता हूँ ताकि आपको दिखे। व्हेन साइक्लोहेक्सीन react with bromine in the presence of sunlight, यहाँ पर सनलाइट की जगह पर आपको एक हाई टेम्परेचर भी दे सकते हैं। तो अगर ऐसा दिया हो कि व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद साइक्लोहेक्सीन इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, यहाँ पर कुछ भी टेम्परेचर दे सकते हैं, कोई भी हाई टेम्परेचर दे सकते हैं। सो व्हेन साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट विल गिव this allylic substituted product, allylic addition product. This is known as allylic addition. Here bromine is added to cyclohexene, and it is obtained from the addition of bromine. It is obtained by addition of the bromine. So इस रिएक्शन को भी आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ पर H को यहाँ पर H है तो H को रिप्लेस कर अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप दे दे और यहाँ पर सेम रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो इस रिएक्शन को आप अपने आप से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर ऐसा दिया हो तो वी नो दैट 3 डिग्री अलाइल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री अलाइल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री अलाइल। सो यहाँ पर हो गया ये 3 डिग्री कार्बन है, सो ये Br2 यहाँ पर लगेगा डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन से, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी यहाँ पर Br एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन। सो इस रिएक्शन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। Friends, now we are going to learn the complete classification of haloalkanes. So यहाँ पर मैंने एक क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया है हेलोअल्केन्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम अल्काइल हैलाइड। सो व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? नाम से हमें पता चलता है कि अगर हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, इट मीन्स दैट R विच इज़ नोन एज अल्काइल एंड X। सो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, जो X है वो हेलोजन ग्रुप है हमारा। सो ये X है वो डायरेक्टली R से जुड़ा है। सो अगर हमें ऐसा कंपाउंड कहीं दिखे तो हम उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। सो इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, CCCl, दिस इज क्लोरोइथेन या फिर इथाइल क्लोराइड। ये एक हमारा एग्जांपल हो गया अल्काइल हैलाइड का। अब सेकंड हम देखते हैं विनाइल हैलाइड। फ्रेंड्स, हमने पहले भी विनाइल के बारे में हमने देखा है कि अगर 2 डबली बॉन्डेड कार्बन हो, सो दोनों कार्बन को हम विनाइल कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन सपोज A है और ये B है, सो कार्बन A एंड B आर कॉल्ड एज विनाइल कार्बन, विनाइल कार्बन्स। सो अब आपको पता चल ही गया होगा कि विनाइल हैलाइड क्या होता है। अगर हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली विनाइल ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे कि C डबल बॉन्ड C X, सो ये हो जाएगा हमारा विनाइल हैलाइड। ये विनाइल हैलाइड है और ये आप डेफिनेशन के फॉर्म में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसे, और डेफिनेशन ना ही लिखे और डायरेक्टली याद रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशंस लिखते हो तो आपका बर्डन और ज़्यादा हो जाएगा। डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसलिए इसे डायरेक्टली याद रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको। सिर्फ ये मेन है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब थर्ड आता है हमारा अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड हमने पहले ही देखा कि अगर हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया है तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन्स के पास वाला कार्बन हमारा होता है अलाइल कार्बन,
और अलाइल कार्बन से अगर डायरेक्टली एक्स जुड़ा हो, डायरेक्टली एक्स जो हमारा हेलोजन ग्रुप है, तो इसे कहते हैं हम अलाइल हैलाइड। सो अगर कभी हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अलाइल हैलाइड। और नेक्स्ट हम देखते हैं 4th नंबर पर अराइल हैलाइड। सो अराइल क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अराइल हैलाइड, हियर द वर्ड अराइल, अराइल का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक स्ट्रक्चर या फिर कंपाउंड, और ये होता है हमारा बेंजीन C6H6। सो अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा दिखे तो वो हम कहेंगे उसे अराइल हैलाइड कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये है हमारी बेंजीन रिंग, और इससे अगर डायरेक्टली एक्स जुड़ा हो, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये आप Cl ले लिया हमने एक्स की जगह पर। तो अगर हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अराइल हैलाइड कंपाउंड। ये था हमारा 4th नंबर। और 5th नंबर पर हम देखते हैं एरा अल्काइल हैलाइड, जिसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेंजाइल हैलाइड के नाम से। सो ये एरा अल्काइल हैलाइड होता क्या है? सो यहाँ पर एरा का मतलब तो हमें पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग आएगी स्ट्रक्चर के अंदर, एरोमेटिक रिंग, और यहाँ पर अल्काइल भी है। इसका मतलब यहाँ पर अल्काइल भी होगा, अल्काइल चेन भी होगी, अल्काइल चेन भी होगी। सो यहाँ पर हैलाइड है वो अल्काइल के साथ है, इसका मतलब कि जो हेलोजन ग्रुप है वो अल्काइल से जुड़ा होगा। तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हमें एक स्ट्रक्चर दिया है जैसे कि, और यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग है यहाँ पर, और ये हेलोजन है वो अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एरा अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग भी है, जिसका मतलब है एरा एरोमेटिक रिंग भी है स्ट्रक्चर के अंदर, और अल्काइल चेन भी है पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, और जो हैलाइड है वो डायरेक्टली अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एरा अल्काइल हैलाइड। और इसका दूसरा नाम भी हमें याद रखना है, जिसका जो है बेंजाइल हैलाइड। सो और टेक्स्ट बुक में ये बेंजाइल हैलाइड के नाम से दिया हुआ। तो इस पूरे चार्ट के बेस पर हम NCERT के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पूरे सॉल्व कर सकते हैं। और NCERT के क्वेश्चन 1 में एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 मैं आपको करके एक बार सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और ये पूरा चार्ट, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसका जनरल स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और ये पूरा चार्ट आपको कॉपी करना है अपनी फेयर बुक में। फ्रेंड्स, NCERT के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस पर मूव ऑन करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये क्लासिफिकेशन है, इसमें हर एक कंपाउंड के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्टली देखते हैं हम अल्काइल हैलाइड के बारे में। तो यहाँ पर सपोज हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। तो ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है सिर्फ, तो ये हुआ प्राइमरी कार्बन। और ये प्राइमरी कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा है, तो ये पूरा कंपाउंड हो जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। वैसे ही अगर ये X ये सेकंड वाले कार्बन से जुड़ता यहाँ पर, तो ये कहलाता 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है और उससे हेलोजन जुड़ा है। सो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर ये X है वो किसी 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता, ये 3 डिग्री कार्बन है हमारा, क्योंकि इससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हैं मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। या फिर टर्शियरी,
अल्काइल हैलाइड, इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और इसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो टोटल अल्काइल हैलाइड में हमने देखे कि इसके टोटल 3 पार्ट्स है। ये 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होता है। सिमिलरली हम विनाइल हैलाइड के बारे में देखेंगे। सो विनाइल हैलाइड का हमें स्ट्रक्चर पता ही है कि विनाइल कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप होगा। तो अगर हम लेते हैं कि ये विनाइल हैलाइड है और इससे डायरेक्ट X जुड़ा है, राइट, तो और यहाँ पर और एक C ले लेते हैं, तो ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री विनाइल हैलाइड। अब अगर ये X है वो इस वाले कार्बन पर जुड़ा होता, चलो हम स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर X होता, तो ये 2 डिग्री कार्बन है और विनाइल कार्बन भी है, क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन में से एक है, ये 2 डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो ये भी विनाइल है और ये भी विनाइल है, और ये X है वो इस वाले विनाइल कार्बन से ही जुड़ा है, और ये कार्बन 2 डिग्री भी है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री विनाइल हैलाइड। अब हम देखें अगर 3 डिग्री विनाइल हैलाइड देखने जाए तो आप ही सोचिए कि यहाँ पर 3 डिग्री पॉसिबल है विनाइल हैलाइड बनाना। अगर यहाँ पर हम 3 डिग्री विनाइल हैलाइड देखने जाए तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर और एक C, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। अब इसके साथ हम एक हेलोजन ग्रुप अटैच करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस कार्बन की चारों वैलेंसियाँ फुल हो चुकी है, एक ये और ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब ये अब हेलोजन से बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब 3 डिग्री विनाइल हैलाइड इज़ नॉट पॉसिबल, हैलाइड इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर विनाइल हैलाइड सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ 1 डिग्री विनाइल हैलाइड एंड 2 डिग्री विनाइल हैलाइड। अब हम थर्ड कैटेगरी देखेंगे, दैट इज़ अलाइल हैलाइड। सो अगर हम अलाइल हैलाइड देखें तो अलाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा हमारा अलाइल कार्बन, और यहाँ पर और एक C ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट X जोड़े, यहाँ पर हमने X अटैच किया, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अलाइल हैलाइड। नाउ अगर हम इस अलाइल कार्बन से और एक कार्बन अटैच कर दें और इससे हेलोजन अटैच करें, तो अब ये अलाइल कार्बन ही है, ये इसे सपोज हम A डिनोट कर देते हैं इसे, तो ये A कार्बन है, तो इससे हमने सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अलाइल हैलाइड और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये 2 डिग्री अलाइल हैलाइड हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर हम और एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, ये हमने यही स्ट्रक्चर में रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर X है और हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, तो हमने इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया और ये वही A कार्बन ही है, इसका मतलब ये अलाइल कार्बन ही है और इससे 3 ग्रुप अटैच है, ये और एक ये, मतलब ये हो गया 3 डिग्री, तो इसे हम कहेंगे, और इससे डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है, X हमारा हैलाइड है, हेलोजन ग्रुप, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अलाइल हैलाइड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अलाइल हैलाइड के भी 3 पार्ट्स पॉसिबल है, दैट इज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो पहले इतना नोट कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर पूरा एक्सप्लेनेशन करके ये पूरे चार्ट में आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे अराइल हैलाइड के सब पार्ट्स और बेंजाइल हैलाइड के सब पार्ट्स। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं नंबर 4, क्लासिफिकेशन नंबर 4 अराइल हैलाइड के बारे में। सो अराइल हैलाइड का हम जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली बेंजाइल या फिर फिनाइल रिंग से डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन हमारा 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर तो फर्दर कुछ भी ऐड करेंगे तो ये अराइल हैलाइड नहीं रहेगा बाद में। अगर हमने कार्बन भी ऐड किया तब भी अराइल हैलाइड नहीं रहेगा।
और अब ये पोजीशन पर हम कार्बन ऐड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी होता है। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ ये स्ट्रक्चर को। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग हुई और ये हमारा X। अब इस कार्बन को हम 3 डिग्री कार्बन करने के लिए हमें यहाँ पर एक C ऐड करना पड़ेगा, एक मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस कार्बन की इसको भी A नाम देते हैं या फिर कार्बन B। तो ये जो कार्बन है B वाला, इसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसीज फुल है, एक ये और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और ये हेलोजन के साथ। मतलब यहाँ पर फर्दर मिथाइल ग्रुप कैन नॉट बी एडेड। सो अराइल हैलाइड का सिर्फ एक ही टाइप है जो कि यह है ये 2 डिग्री अराइल हैलाइड। तो इसे ये इसका एक ही पार्ट है, मतलब इसका लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं। और अब हम फर्दर देखते हैं एरा अल्काइल हैलाइड। सो एरा अल्काइल हैलाइड का हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक X और यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग जो कि है फिनाइल रिंग, और ये अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है 1 डिग्री और ये डायरेक्टली हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री एरा अल्काइल हैलाइड। और इसकी जगह पर आप बेंजाइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली हम देखने जाए तो ये अगर X 1 डिग्री के साथ जुड़ा है, तो अगर हम इस X को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये भी एरा अल्काइल हैलाइड ही होगा। तो मतलब ये 2 डिग्री कार्बन पर है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एरा अल्काइल हैलाइड। अब अगर हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, और इस कार्बन के ऊपर हम एक C ऐड कर देते हैं और यहाँ पर एक X ऐड कर देते हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है हैलाइड ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एरा अल्काइल हैलाइड या फिर 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। तो हमें पता चला कि ये एरा अल्काइल हैलाइड है, इसके 3 सब पार्ट्स हैं, इसके भी 3 सब पार्ट्स है जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री एरा अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री एरा अल्काइल हैलाइड। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट है हेलो अल्केन्स का। तो आप चाहे तो इसे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा नोट डाउन कीजिए या फिर सिंपली ऐसे क्लासीफाई करके अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वो आपके ऊपर है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.1। तो 10.1 का हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, 11 एंड 12, क्योंकि वो ऑर्थोमेटा पैरा पर बेस्ड है। सो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 हमें कहता है कि Cl C6H4 एंड CH2CH3 होल ट्वाइस। सो फ्रेंड्स देखो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर ये P है, तो ये P फॉर पैरा है, ये पैरा वाला P है, पैरा पोजीशन होती है वो वाला। ये मेटा M4 एंड अगर हमें O दिया हो तो O फॉर ऑर्थो। फ्रेंड्स ये जो हमें स्ट्रक्चरल ये फॉर्मूला दिया है ये है कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म एक होता है ओपन चेन फॉर्म और एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है तो हमें पहले ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इसे ओपन चेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है पैरा पर Cl है, तो पहले हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं। तो अगर हम इस पोजीशन को पैरा ले लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम Cl लगाएंगे पहले, और Cl के सामने पैरा पोजीशन पर है CH2, उसके साथ C, और इस C है इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिया है और हमें इसे बताना है कि वेदर इट इज़ अल्काइल, एराइल, विनाइल, एरा अल्काइल और बेंजाइल, ये क्या है, ये कंपाउंड कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। सो फ्रेंड्स हमें पता है कि अगर हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली बेंजाइल या फिर अराइल रिंग से जुड़ा हो तो ये हमारी अराइल रिंग
अराइल रिंग, सो ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा अराइल हैलाइड कंपाउंड, ये आ जाएगा अराइल हैलाइड के क्लासिफिकेशन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम आप खुद से बना लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, जो कि है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं 10th आपके फैसिलिटी के लिए लगा रहा हूँ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है क्वेश्चन 10.1 का। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है कि MClCH2 और C6H4CH2CCH3 होल थ्राइस। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये M फॉर मेटा है, तो यहाँ पर हम पहले बेंजील, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो जिसमें C6H4 दिखे तो उसमें हमें पहले एक बेंजीन रिंग बना लेनी है। और हमें यहाँ पर बताया गया है कि मेटा पोजीशन पर Cl है, तो अगर हम इस पोजीशन को, अगर हम Cl को इस पोजीशन पर रखते हैं तो उसकी मेटा पोजीशन ये हो जाएगी। तो अब हमें इस पोजीशन पर, यहाँ पर ये Cl है वो CH2 के साथ जुड़ा है, मतलब यहाँ CH2 और ये Cl ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये CH2 के साथ जुड़ा है हेलोजन ग्रुप हमारा। और मेटा पोजीशन पर हमें दिया है CH2, यहाँ पर C डायरेक्ट लिख लेते हैं, C यहाँ पर और एक C, और यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप पर एक C गलती से लिख दिया था। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर पूरा बना लिया है, और अब हमें पूछा गया है कि ये कौन से क्लासिफिकेशन में आता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो Cl है हेलोजन ग्रुप, वो अल्काइल के साथ जुड़ा है, और इस अल्काइल चेन में एक एरोमेटिक कंपाउंड भी आ रहा है बेंजीन। सो हमें पता है कि अगर अल्काइल चेन में एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा हो और उससे अल्काइल चेन से हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं एरा अल्काइल हैलाइड। तो ये हमें इतना तो पता चल गया कि ये एरा अल्काइल हैलाइड में आएगा ये स्ट्रक्चर। अब एरा अल्काइल हैलाइड के हमने 3 सब पार्ट्स देखे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये वेदर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो Cl है वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ पर एक C है, मतलब ये एक कार्बन, और ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये फ्रेंड हमने ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लिया है कॉम्पैक्ट फॉर्म का, और हमें पता चल गया है कि ये कंपाउंड एरा अल्काइल हैलाइड है। और एरा अल्काइल हैलाइड में अब हमने 3 सब पार्ट्स देखे थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो अब हमें क्लासीफाई करना है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। तो ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप के एक ही कार्बन से ये CH2 जुड़ा हुआ है और उससे ये हेलोजन जुड़ा है, मतलब ये हो जाएगा 1 डिग्री एरा अल्काइल हैलाइड या फिर 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ये 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन में हमें जब भी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया हो तो पहले हमें उसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, और फिर हमने जो क्लासिफिकेशन चार्ट देखा था उसके हिसाब से हमें इसका जो ग्रुप है वो हमें क्लासीफाई कर देना है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 12 NCERT 10.1 का। तो यहाँ पर हमें दिया है ये O है, मतलब ऑर्थो, और यहाँ पर C6H4 दिया हुआ है, मतलब एक बेंजीन रिंग आएगी। पहले हम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, और ऑर्थो पोजीशन पर Br दिया, मतलब कोई सी भी एक पोजीशन पर हम पहले Br लिख ले, फिर अब Br के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये होगी। तो इस पोजीशन पर अब हमें दिया है C, ये CH3 ब्रैकेट में, मतलब इस C के साथ ये CH3 जुड़ा हुआ है, और अब हमें आगे दिया है CH2 एंड CH3। तो ये पहले हमने ओपन चेन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें देखना है कि ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, ये कौन सी क्लासिफिकेशन में लाई करता है। तो हमें पता है कि ये जो हेलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली
अराइल या फिर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अराइल हलाइड। तो ये स्ट्रक्चर हमारा है वो है अराइल हलाइड का। तो ये पूरे 3 सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इन 3 सॉल्यूशन के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.2 एंड 10.3 अपने आप से ट्राई कीजिए और कुछ भी डाउट आए तो वो स्कूल के ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।